नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की प्रिय कहानियों में से एक कहानी, पिता। तो आइए सुनते हैं। पिता नहीं रहे। बाबा, बाबूजी, डैडी, पापा कुछ भी नहीं। जब भी जिक्र हुआ सिर्फ पिता ही कहा गया। पिताजी भी नहीं। शायद उतने सम्मान के भी वे अधिकारी नहीं थे। नानी तो हमेशा बाप ही कहती रही। सुमी का बाप उस घर का सबसे चर्चित और तिरस्कृत मुहावरा था। तो पिता नहीं रहे। उनकी मृत्यु का समाचार ऐसे समय आया जब हम लोग उनके अस्तित्व को करीब करीब भूल ही चुके थे। न चाहते हुए भी मेरे शांत जीवन सागर में कुछ तरंगें, कुछ हिलोरें आ गईं। मैं बेवजह उदास हो गई। यूं उदास होने के लिए पिता की मृत्यु एक खासी वजह थी, पर उस तरह का रिश्ता तो हम लोगों के बीच कभी रहा ही नहीं। मुझे तो उनकी शक्ल तक याद नहीं है। फिर भी मन उदास हो गया। शायद इसलिए कि इस दुखद समाचार को मन उस आंतरिकता के साथ ग्रहण नहीं कर रहा जो एक बेटी के लिए जायज है। मैं अनमनस्क सी हो रही थी और डर भी रही थी कि अगर शाम तक मेरा मूड ठीक नहीं हुआ तो साहब बहादुर आते ही शुरू हो जाएंगे। परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। मम्मी वगैरह सब ठीक तो है ना? अभी इतवार को ही तो दीदी का फ़ोन आया था। फिर क्या बात है? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। आजकल जल्दी थक जाती हूँ। चलो चेकअप करवा लेते हैं। नहीं, अभी उतनी नौबत नहीं आई है, मैं तंग आकर कहती हूँ। तब जाकर यह जिरह बंद होती है। गुस्सा आता है कि जरा सी बात भी इनकी नज़रों से नहीं छुपती। कई बार तो चिढ़कर कह देती हूँ, क्या मुसीबत है? इस घर में कोई मन भर कर उदास भी नहीं हो सकता? उदास होने पर पाबंदी नहीं है डार्लिंग, ये मुझे अपने पास खींच कर कहते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर इट एंड आई वॉन्ट टू एन्जॉय इट ऑल बाई माई सेल्फ। और वह हंस देते हैं, एकदम स्वच्छ निर्मल हंसी। और हंसने की तो बात है ही, उदासी भी कोई एंजॉय करने की चीज़ है। उन्हें दुख होता है, हैरत होती है कि सुख के इस अथाह सागर में भी मैं दुख के कण कहाँ से बीन लेती हूँ। इसीलिए शुरू हो जाते हैं। मम्मी की याद आ रही है। शुभम का रिजल्ट आया क्या? शगुन ने दिन भर बहुत परेशान किया। मतलब यह है कि उदासी हो तो कारण बताओ। इस कारण बताओ नोटिस पर मैं खींच जाती हूँ। पति का इतना अधिक संवेदनशील होना भी बाहर लगने लगता है। और मम्मी को हमेशा ये शिकायत रही कि उनके पति के पास संवेदना नाम को भी नहीं थी। हद दर्जे का आत्म केंद्रित व्यक्ति था, दूसरों के सुख दुख से एकदम अनजान। घर उनका था, वे स्वामी थे। मम्मी पत्नी कम, नौकरानी ज़्यादा थी। नौकरानी जिसे तनख्वाह न देनी पड़ती हो। मेज संवारने से लेकर सेज संवारने तक का हर काम खुशी खुशी करना उनका फर्ज था। पति के जूते तक उन्हें उतारने होते थे, साफ करने होते थे, जबकि वे खुद पैर की जूती से ज़्यादा कुछ नहीं थी। यह जुमला बार बार उन पर फेंका जाता था, पैर की जूती, जब चाहा पहन लिया, जब चाहा उतार दिया। शेष समय घर के कोने में पड़ी रहने को अभिशप्त। MA PhD मेरी माँ कैसे और क्यों यह सब सहन कर गई, सोचकर आश्चर्य होता है। पर सहने की भी एक सीमा होती है। उस सीमा के पार हो जाने के बाद क्षण भर भी उस घर में सांस न ले सकी। अपनी दोनों बेटियों को गोद में उठाकर सीधे नानी के घर आ गईं। कुल 8 साल के वैवाहिक जीवन का पटाक्षेप हो गया। उस समय दीदी 5 साल की और मैं महज 2 साल की थी। इसीलिए मेरे मन में न पिता की और न पिता के घर की कोई स्मृति बाकी है। भाई के घर में हमेशा निभाव होना कठिन था, मम्मी इस बात को जानती थी। इसलिए सुविधा और संयोग जुड़ते ही उन्होंने अपना स्थानांतरण भोपाल करवा लिया। आते समय नानी को भी साथ लेती आईं, ताकि उनके भरोसे लड़कियों को छोड़कर निश्चिंतता से नौकरी कर सकें। जब से होश संभाला, नानी को सदा अपने पास ही पाया। मम्मी की व्यथा कथा भी उन्हीं से सुनी है। नहीं तो मम्मी ने तो बच्चों के सामने वह अध्याय कभी खोला ही नहीं। न कभी पिता की निंदा की, न उन्हें याद किया। नानी ही जब तब उन्हें कोसने लगती तो वह थके स्वर में कहती, अब रहने भी दो अम्मा,
तुम अपनी जुबान क्यों गंदी करती हो? नानी कहती, लली, मेरी जान जलती है, तभी ना गालियां निकलती हैं। मरे ने मेरी सोन चिड़ैया की जिनगानी मिट्टी कर दी। बाप के रहते बेटियां अनाथ हो गईं। नानी का जब मूड खराब होता तो उन रिश्तेदारों की भी शामत आ जाती जिन्होंने यह संबंध सुझाया था। मरो ने हवा तक नहीं लगने दी कि लड़के का चाल चलन ठीक नहीं है। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाली थी। अरे ईश्वर करे उनकी बेटियों को भी ऐसा ही नरक नसीब हो। नानी किसी तरह चुप ना होती तो मम्मी मुझे खींचकर दूसरे कमरे में ले जाती और कहानी सुनाने लगती। मैं बड़ी बड़ी आंखों से मम्मी की ओर देखते हुए दूसरी ही कहानी बुनने लगती। उस कहानी में न राजा रानी होते न परियां। उन कहानियों में अनजान आदमी राक्षस या दैत्य की शक्ल में होता और मेरी नाजुक सी गुड़िया सी माँ चुपचाप उसके अत्याचार बर्दाश्त कर रही होती। बचपन में पिता की कल्पना मैंने हमेशा दैत्य के रूप में ही की, पर जब कुछ बड़ी हुई तो उन्हें मानवाकार देने की कोशिश की, पर कल्पना में कोई चित्र भी नहीं उभरता था। जैसे जैसे समझ आती गई कुछ वाक्य मन पर अंकित होते गए। निम्मी बिल्कुल अपने पिता पर गई है। नाक, नक्श, रंग, रूप, कद काठी बिल्कुल वही है। फिर नानी उस चित्र में रंग भर देती। अरे स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही है। एक नंबर की जिद्दी, नकचढ़ी है। सुमी तो एकदम गऊ है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। यह मरी तो हूबहू बाप का नमूना है। मतलब पिता ऊंचे, कद्दावर, सांवले, तीखे नैन नक्श वाले जिद्दी इंसान थे, जबकि मम्मी नाजुक सी, गोरी सी, सौम्य प्रवृत्ति वाली महिला थी। लोग कहते हैं ईश्वर जानबूझकर ऐसे जोड़े बनाता है ताकि संतुलन बना रहे, दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएं। फिर इन लोगों की निभी क्यों नहीं? क्या गड़बड़ हो गई? कभी कभी दीदी से मनोहार करती, दीदी बताओ ना, अपने पिता कैसे थे? तुम तो उस समय काफी बड़ी थी ना। दीदी अपने स्वभाव के विपरीत मुझे एकदम झिड़क देती। मेरा दिमाग मत चाटो, मुझे कुछ भी याद नहीं है, न ही मैं इसकी कोई ज़रूरत महसूस करती हूँ। फिर धीरे से कहती, दूसरी बेटी पैदा करने के अपराध में उन्होंने मम्मी को जो अमानुषिक यातनाएं दी हैं, मुझे सिर्फ वही याद है। दूसरी बेटी? मतलब मैं? हाँ तुम। और प्लीज़ अब इस प्रसंग को यहीं समाप्त करो। दीदी दोनों हाथों से सिर पकड़कर कहती कि वह एक बुरा सपना था जिसे वे भूलना चाहती हैं। दोनों हाथों में सिर थामे दीदी मुझे बिल्कुल मम्मी की ट्रू कॉपी लगती। मुझे कभी कभी बहुत दुख होता, मैं उन जैसी क्यों नहीं हुई, नाजुक, छुई मुई सी। नानी कहती, ताड़ सी लंबी हो रही है, दूल्हा कहाँ से आएगा इसके लिए? लेकिन आश्चर्य, दूल्हा मेरे लिए ही आया। दीदी अनब्याही रह गई। खैर रिश्ते तो उनके लिए भी बहुत आए। लोग तो 5 कपड़ों में ब्याह कर ले जाने को तैयार थे, पर दीदी को विवाह के नाम से ही चिढ़ हो गई थी। बचपन के जो दृश्य दुःस्वप्न की तरह उनके मन पर अंकित हो गए थे, उनसे वे कभी मुक्त नहीं हो पाईं। डॉक्टर होते ही वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गईं और वहीं बस गईं। दीदी के जाने के बाद मम्मी एकदम अकेली पड़ गईं। कुछ तो नानी की मृत्यु ने ही उन्हें तोड़ दिया था। दीदी के जाने के बाद तो एकदम ही गुमसुम हो गईं। दीदी के साथ उनके अंतरंग संबंध थे, उस तरह से वे मुझसे कभी जुड़ नहीं पाईं। शायद मुझ में अपने पति की प्रतिच्छाया देखती हूँ, या कि मेरे स्वभाव में ही कुछ खोट रहा हो, पर वे हमेशा मुझसे छिटकती ही रहीं। बल्कि उनकी अपेक्षा मैं नानी के अधिक निकट थी। नानी ने कभी सीधे मुंह बात नहीं की, पर उनका प्यार गालियों में ही उमड़ा पड़ता था। नानी की मृत्यु के बाद मम्मी ही नहीं, मैं भी बहुत अकेली पड़ गई थी। जीवन के उस सूनेपन को भरने में अजीत ने बहुत मदद की। यह सचमुच मेरा सौभाग्य था कि जिस समय मन को सहारे की ज़रूरत थी, अजीत सामने पड़ गए। नहीं तो मैं किसी के भी कंधे पर सिर रखकर रोने पर आमादा थी। मुझे तो आज भी इस संयोग पर गर्व और आश्चर्य होता है कि उन दिनों अजीत से मुलाकात हो गई।
एक दिन मम्मी से परिचय करवाने के लिए मैं उन्हें घर ले आई थी। मैं चाय बनाने भीतर आई तो मम्मी भी मेरे पीछे पीछे चली आईं। बोली, निम्मी, यह लड़का तुम्हारा मित्र ही है या और भी कुछ है? अभी तो सिर्फ मित्र ही है, बाद में शायद और कुछ या बहुत कुछ बन जाए। वे पुनः बाहर आकर बैठ गईं और चाय के दौरान उन्होंने बहुत ही सहज भाव से कहा, अजीत, नमिता ने शायद तुम्हें बताया होगा कि मैं और उसके पिता वर्षों से अलग हैं। उसके ज़हन में तो शायद उनकी कोई तस्वीर भी नहीं होगी, क्योंकि उस समय वह बहुत छोटी थी। नमिता ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, शायद कभी जिक्र ही नहीं चला। और आप भी मुझे यह सब क्यों बता रही हैं? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। इस तत्व को जब तुम जान लोगे तब तुम्हें उसे समझने में आसानी होगी। तुम्हें शायद पता नहीं है कि जो बच्चे सिंगल पेरेंट द्वारा पाले जाते हैं थोड़े अलग होते हैं। वे ज़्यादा भावुक, ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा गुस्सैल या ज़्यादा जिद्दी होते हैं। इसलिए अगर नमिता के स्वभाव में तुम्हें कुछ अस्वाभाविक लगे तो ज़रा सब्र से काम लेना, उसकी बैकग्राउंड समझने की कोशिश करना। मम्मी के इस आग्रह को हम दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। सब कुछ बड़ा अप्रासंगिक लग रहा था, पर बाद में उसकी सार्थकता समझ में आई। मम्मी जान गई थीं कि यह रिश्ता बहुत दूर तक जाएगा, इसीलिए भूमिका बांध रही थीं। जैसे ही अजीत की ओर से प्रस्ताव आया, उन्होंने फौरन हाँ कह दी। वे मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर चुकी थीं। उन्होंने दीदी की शादी का जिक्र भी नहीं छेड़ा। अजीत के माता पिता से भी उन्होंने कोई बात नहीं छिपाई, बल्कि उनसे कह दिया कि मेरी बेटी का यह पक्ष कमज़ोर है, कृपया इसे लेकर कोई तानाकशी ना करें, नहीं तो वह सहन नहीं कर पाएगी। अजीत तो सज्जन हैं ही, उनके माता पिता भी बड़े गंभीर किस्म के हैं। शादी में मेरे पिता की अनुपस्थिति को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। रिश्तेदारों ने कानाफूसी की भी होगी तो पता नहीं, मुझ तक कोई बात नहीं पहुंची। विदा के समय सभी माएँ अपनी बेटियों को सीख देती हैं, मेरी माँ ने भी दी। कहा, निम्मो, अब थोड़ा अपने स्वभाव को मोल्ड करो, अपनी जुबान पर काबू करना सीखो। मैं तो औरत थी फिर भी सह नहीं पाई थी। अजीत लाख सज्जन हैं पर पुरुष हैं, उसके सब्र की परीक्षा मत लेना बेटा। शुभम के जन्म के समय वह मुझसे भी ज़्यादा खुश थी। चल, तूने एक बड़ी लड़ाई जीत ली। कैसे? कम से कम बेटी जनने का दोष तो तुझ पर नहीं लगेगा। और मैं भी एक तरह से बरी हो गई, नहीं तो कहने को हो जाता माँ के कोख में भी बेटियां ही थी, बेटी भी इतिहास दोहरा रही है। उस समय मैंने जाना कि इस लांछन का घाव उनके अचेतन मन में अब भी ताज़ा है। 2 साल पहले एक फ़ोन आया था। दीदी उन दिनों यूएसए से आई हुई थी। उनसे मिलने मैं भी मम्मी के पास पहुंच गई थी। फ़ोन मैंने ही उठाया था। हेलो, कौन? सुमी बोल रही है? जी नहीं, मैं निम्मी हूँ, नमिता। मैं तुम्हारा गोविंद चाचा बोल रहा हूँ। तुम तो शायद पहचानोगी भी नहीं मुझे। सुमी होती तो पहचान लेती। जरा अपनी मम्मी को फ़ोन देना। मम्मी कॉलेज गई हुई थी। मैंने दीदी को फ़ोन पकड़ा दिया। कोई गोविंद चाचा हैं। दीदी का चेहरा एकदम तन गया। बड़ी ही रूखी आवाज़ में उन्होंने कहा, यस, सुमिता हियर। उस तरफ से क्या बात हुई पता नहीं। दीदी ने तल्ख अंदाज में कहा, मतलब हमारे पिता अभी मौजूद हैं? दिस इज़ अ न्यूज़ फॉर अस। मेरी माँ ने तो अरसों पहले अपने सारे सौभाग्य अलंकार उतार दिए हैं। हमारे लिए तो पिता का अस्तित्व कब से शेष हो गया। एनीवे, थैंक्स फॉर कॉलिंग। और दीदी ने रिसीवर पटक दिया। मैंने प्रश्नार्थक नज़रों से देखा। श्रीमान जी को कैंसर हो गया है, सिरोसिस ऑफ लिवर। इसीलिए बीबी की याद आ गई, क्योंकि बीमारी में सेवा भी चाहिए और पैसा भी। वह जो एक और थी, वह कहाँ गई? एक होती तो रुकती, यहाँ तो अनेक थी। डूबते जहाज पर कौन ठहरता है? मम्मी को बताओगी? बताना तो पड़ेगा, पर एक बात तय है, अगर वे उस आदमी के पास दोबारा गईं तो हम दोनों उनसे कभी कोई संबंध नहीं रखेंगे।
लेकिन दोबारा फ़ोन आया तो मम्मी क्या मना कर पाएंगी? यू आर राइट, मम्मी में वो गट्स नहीं हैं और वे लोग उनको इमोशनली ब्लैकमेल ज़रूर करेंगे। एक काम करते हैं, मैं उन्हें साल 6 महीने के लिए अपने साथ ले जाती हूँ। मामा की भी अभी खबर लेती हूँ। यहाँ का नंबर उन्होंने ही दिया होगा। यहाँ से जाकर पहला काम यही करूँगी कि वहाँ का नया नंबर ले लूँगी और वह सिर्फ तुम्हारे पास होगा। नहीं तो वे लोग मम्मी को वहाँ भी चैन से नहीं रहने देंगे। इसके बाद दीदी ने सांस नहीं ली। दौड़ धूप करके मम्मी का साल भर का वीज़ा बनवाया। वह तो मम्मी से कह रही थी कि नौकरी छोड़ दो, पर मम्मी नहीं मानी। लंबी छुट्टी ले ली। पिछले साल 1 महीने के लिए आई थी, वीज़ा की अवधि बढ़ाकर फिर चली गई। मम्मी के जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई हूँ। 8वें दिन फ़ोन पर बात होती है, फिर भी दूरी का एहसास नहीं जाता। 3 लोगों की हमारी छोटी सी दुनिया थी। वे दोनों तो अब भी साथ हैं, मैं ही अलग पड़ गई हूँ। मम्मी से शिकायत करती हूँ तो वे हंस देती हैं। पगली, तुम्हें अब हमारी ज़रूरत क्या है? तुम्हारी तो अब अपनी दुनिया है। तुम्हें तो अब हमारी याद भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा भी कहीं होता है मम्मा? आज सुबह 11 साढ़े 11 के करीब उन्हीं गोविंद चाचा का फिर फ़ोन आया था। इस बार सीधे मेरे पास ही आया था। मम्मी दीदी के पास थी और दीदी का नया पता और नया नंबर सिर्फ मुझे मालूम था। पिछली बार की तरह इस बार भी इन्होंने मामा से बात की होगी, वहीं से मेरा पता और नंबर लिया होगा। मैं तुम्हारा गोविंद चाचा बोल रहा हूँ, पहचान रही हो ना? जी, एक खबर देनी थी। कहिए। तुम्हारे पिता नहीं रहे। चाहती तो दीदी वाला जुमला फिर से उछाल देती, पर इच्छा ही नहीं हुई। इस खबर पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का मन नहीं हुआ। निम्मी, सुन रही हो ना? जी, तुम्हारी मम्मी को खबर करनी थी। तुम्हारे मामा जी के पास सुमी का नंबर नहीं था। भाभी शायद वहीं हैं। मैं खबर कर दूंगी। हफ्ते 6 दिन में दीदी को फ़ोन कर लेती हूँ, तब बता दूंगी। मुझे नंबर दे देती तो। ऐसी भी क्या जल्दी है? 2 दिन बाद भी पता लगेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आप तो जानते हैं ना, वर्षों पहले उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी से खारिज कर दिया था। खैर, मैं तो अपना फ़र्ज अदा करना चाहता था, आगे तुम्हारी मर्जी। वे रिसीवर रखने को ही थे कि मैंने तपाक से कहा, आपका फ़र्ज क्या यहीं तक सीमित था? मतलब? जिस तत्परता से आपने अपने भाई की बीमारी और अब मृत्यु की खबर पहुंचाई है, उसी तत्परता से कभी हमारी भी खोज खबर ली होती। आपके खानदान की बेटियां थीं हम। कभी पता तो लगाया होता कि हम कैसी हैं, कहाँ हैं, पढ़ लिख रही हैं या मामा के घर में खट रही हैं, शादी हो गई है या कुंवारी बैठी हैं। आप चाचा होते हैं ना हमारे, फिर कभी तो हमारा ख्याल किया होता। सिर्फ ख्याल करने से क्या होता है? कोई संपर्क सूत्र तो हो। और फिर जिसके दम से ये सारे रिश्ते थे, जब उसी ने किनारा कर लिया तो हम तो पराए ही थे। एग्जैक्टली। और अब तो वह महीन सा रिश्ता भी खत्म हो गया, इसलिए गुड बाय। मैंने रिसीवर इतनी जोर से पटका कि उन्हें पता चल गया होगा कि मेरे मन में कितना आक्रोश है। गुस्से से मेरे आंसू निकल आए थे। जिंदगी भर तो कभी सुध ली नहीं कि ये लोग जीती हैं कि मरती हैं, अब 13वीं का निमंत्रण भेज रहे हैं। गुस्सा सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं था, अपने आप पर भी था। उनसे इतनी बात करने की ज़रूरत ही क्या थी? दीदी ने कितनी ग्रेसफुली ने उन्हें एक बार में ही निपटा दिया था। मुझ बेवकूफ़ को अपनी भड़ास निकालने का यही मौका मिला। मेरे आक्रोश के पीछे झांकता मेरा उदास, एकाकी, निरानंद, अभावग्रस्त बचपन उन्होंने जरूर देख लिया होगा। अपने दुख को इस तरह विज्ञापित करने की क्या ज़रूरत थी? यह तो एक तरह से मैंने मम्मी का अपमान ही कर दिया, उनकी सारी तपस्या पर पानी फेर दिया। पता नहीं कितनी देर तक मैं अपने को कोसती रही, हिलक हिलक कर रोती रही। शाम को रोज की तरह मुंह हाथ धोकर मैंने कपड़े बदल लिए थे, फिर भी इन्होंने आते ही मेरी चोरी पकड़ ली। क्या बात है? लगता है दिन भर रोती ही रही हो। मैं एकदम फट पड़ी। तुम सीआईडी में क्यों नहीं भर्ती हो जाते? बेकार दफ्तर की फाइलों में अपनी प्रतिभा जाया कर रहे हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स मैडम, पर आपका चेहरा इतना पारदर्शी है कि कोई अंधा भी उसे पढ़ सकता है। मैं तो फिर भी 2 आंखें रखता हूँ।
किचन में एक गिलास भी टूट जाता है तो मुझे पता चल जाता है। टेलर अगर तुम्हारा ब्लाउज बिगाड़ देता है तो मैं जान जाता हूँ। आज तो सचमुच कोई गंभीर बात हुई है, क्योंकि तुम दिन भर रोती रही हो। ठीक कह रहा हूँ ना? रोने पर भी पाबंदी है कोई? पाबंदी नहीं है, पर पूछना तो मेरा फर्ज है ना, पति हूँ तुम्हारा। मन हुआ चीख कर कह दूं, भाड़ में गया तुम्हारा फर्ज, प्लीज लीव मी अलोन। पर मम्मी की सीख याद आ गई जो उन्होंने सगाई पर, शादी पर, अमेरिका जाते हुए दी थी। कहा था, निम्मी, अपनी जबान पर, अपने गुस्से पर काबू रखो। ये छोटी छोटी बातें ही गृहस्थी में दरार पैदा करती हैं। माना कि अजीत बहुत सज्जन हैं, सहनशील हैं, पर चंदन भी कभी कभी आग पकड़ लेता है। इसलिए कहती हूँ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए थोड़ा जब्त करना सीखो। मम्मी की याद से ही मेरा गुस्सा ठंडा पड़ गया और मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा, फर्ज पूरा हो गया हो श्रीमान जी, तो अब थोड़ा चाय नाश्ता हो जाए। सौभाग्य से उसी समय बच्चे भी आया के साथ घूमकर वापस लौट आए। माहौल एकदम खुशगवार हो गया। रात का खाना भी उसी प्रसन्न वातावरण में हुआ। उस रात टीवी खोलने का मन नहीं हुआ। शगुन को थपकते हुए मैं बरामदे में आ बैठी। ये भी मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। शुभम उनकी गोद में चढ़ बैठा। दोनों बच्चे निंदियाए हुए थे। सोने में 10 मिनट भी नहीं लगे। हम लोग थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मैंने एकाएक कहा, आप शाम को ठीक कह रहे थे, आज एक गंभीर बात हो गई है। क्या? मेरे पिता नहीं रहे। ओह, उन्होंने कहा और चुप हो गए। शायद सोच रहे होंगे कि सांत्वना में क्या कहूँ, या फिर सांत्वना दूं भी कि नहीं। बड़ी देर बाद बोले, तुम्हारी मम्मी ने मना किया था, इसलिए आज तक मैंने कभी उनका जिक्र नहीं छेड़ा, लेकिन आज अगर चाहो तो उनके बारे में बात कर सकती हो, मन हल्का हो जाएगा। बात करने को है ही क्या, मैंने कसैले स्वर में कहा। मुझे तो उनकी शक्ल तक ठीक से याद नहीं। कुल जमा 2 साल की तो थी मैं जब मम्मी ने घर छोड़ा था। उसके बाद कभी देखा ही नहीं, बस सुना ही सुना, और जो कुछ सुना उससे आहत ही हुई। फिर भी पिता तो पिता होते हैं, अनजाने अनचाहे उनसे एक तार जुड़ा रहता है। नहीं तो तुम रोती क्यों? आप गलत समझ रहे हैं। मैं पिता के लिए नहीं रोई थी, मैं तो अपने लिए रोई थी। मैं उस प्यार, दुलार, सुकून और सुरक्षा के लिए रोई थी जो हर बच्चे का जायज़ हक होता है, पर वह मुझे नहीं मिला। एक गरीब का बेटा भी अपनी झोपड़ी में सुरक्षित महसूस करता है, अपनों के बीच सिर उठाकर चलता है, क्योंकि उसके सिर पर बाप का साया होता है। हम तो पिता के रहते भी अनाथ थे। मामा की विशाल हवेली में भी अकिंचन, असहाय और बदहाल थे। मामा हमें मजबूरी में पाल रहे थे, पर उनके बच्चों को हम फूटी आंख नहीं भाते थे। हमें अपमानित करने का एक भी मौका वे लोग नहीं छोड़ते थे। हम लोग न अपनी पसंद का पहन ओढ़ सकते थे, न मन भर कर खा पी सकते थे। आज़ादी से हंसने बोलने की भी मनाही थी। मामी की चौकन्नी नज़र हमेशा हमें घूरती रहती थी। उनकी जबान तो एकदम जहर बुझी थी। वे हमें कभी नहीं भूलने देती थीं कि हम तीनों उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। दीदी तो फिर भी समझदार थी, पर मैं अक्सर जिद पर आ जाती। तब वे हाथ नचा नचा कर कहती, बाप के घर से क्या बांध कर लाई थी जो मांग रही हो। मम्मी कुछ कहने को जाती तो तांडव शुरू कर देती। सबको सुनाकर कहती, ऐसा स्वभाव था तभी तो ससुराल में नहीं बनी, अब यहाँ हमारी छाती पर मूंग दलने आ गई हैं महारानी। मेरे बच्चों के मुंह का कौर छीन लिया है। यूँ तो मम्मी कॉलेज में नौकरी कर रही थी, मामा को अपने हिस्से का खर्च भी दे रही थी, पर मामी को संतोष नहीं था। उन्हें तो हमारी उपस्थिति ही खटकती थी। नानी एक ही शहर में दूसरा घर लेने की इजाज़त भी नहीं दे रही थी। हार कर मम्मी ने बड़ी मुश्किल से अपना ट्रांसफ़र भोपाल करवा लिया। लड़कियों का साथ था, इसलिए बेटे का महल छोड़कर नानी भी हमारे साथ आ गई और आखिरी दम तक वहीं रहीं, लेकिन अपना खर्च बराबर बेटे से लेती रहीं। कहती, अब आखिरी समय में बेटी की कमाई क्यों खाऊं? उनकी इस बात के पीछे रस्मो रिवाज थे या बेटी की मदद की आकांक्षा, कौन जाने। नानी न होती तो हम लोगों का पता नहीं क्या हाल होता।
मैं उन्हें बड़े मनोयोग से अपने बचपन की कहानी सुना रही थी। एकाएक पता नहीं कितनी सारी बातें याद आ गई थीं। अपना अकेलापन, मम्मी के आंसू, पड़ोसियों की तानाकसी, सहेलियों की कानाफूसी, रिश्तेदारों का उपहास। यह भी याद आया कि भोपाल आने के बाद मम्मी ने जब अपने सुहाग चिन्ह उतार दिए थे तो हम लोग कितना सहम गए थे। उनका रूप देखकर नानी तो एकदम बिदक गई थी। मम्मी ने शांत भाव से कहा था, अम्मा, लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, किस किस को अपना इतिहास सुनाती फिरूं। लड़कियां भी परेशान होती हैं। वैसे भी ये चीज़ें मेरे सौभाग्य की नहीं, दुर्भाग्य की ही प्रतीक हैं। करवा चौथ या तीज पर भी मम्मी व्रत नहीं रखती थीं। नानी को उन्होंने समझा दिया था, अम्मा, मैं एक जन्म में ही भर पाई, जन्म जन्मांतर के लिए ऐसे पति की कामना तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती। बेतरतीब सी सारी बातें जैसे जैसे याद आ रही थीं, मैं सुना रही थी। वर्षों से मन में संचित गुबार लावे की तरह बह निकला था। बिल्कुल रीत जाने के बाद मैं निस्पंद सी कब तक बैठी रही, मुझे पता नहीं। कब उन्होंने शुभम को सुलाया, कब शगुन को मेरी गोद से उठा लिया, कब वो उठकर चले गए, मालूम नहीं पड़ा। हाथ मुंह धोकर जब मैं बेडरूम में पहुंची तो देखा, एक बाह पर शुभम और एक बाह पर शगुन को लिए वे सो रहे हैं। दोनों बच्चों ने अपनी बाहें पापा के गले में डाली हुई हैं। नींद में भी दोनों बच्चे एकदम संतुष्ट और आश्वस्त लग रहे थे। मैं निर्निमेष भाव से उन्हें देखती रही। क्षण भर के लिए अपने ही बच्चों से मुझे ईर्ष्या हुई। विधाता ने मुझे इस सुख से वंचित क्यों रखा? फिर से मन में जैसे एक भट्टी सी सुलगने को हुई, पर मैंने जब्त कर लिया। मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। छी, कोई अपने बच्चों से भी जलता है कभी? सो गए क्या? मैंने हौले से पूछा। वे आंख खोलकर मुस्कुराए। मैं तो नहीं सोया, पर मेरे हाथों में ये दोनों सो गए हैं। जरा मदद करोगी? मैंने बच्चों को अलग करना चाहा तो उन्होंने पापा को और कसकर पकड़ लिया। नींद में भी वे अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते थे। मैंने अजीत के दोनों हाथ बच्चों के सिर पर रखकर कहा, आज मुझे एक वचन दोगे प्लीज? क्या? मैं चाहे कितनी ही गलतियां करूं, पर उसकी सजा तुम मेरे दोनों बच्चों को मत देना। अगर बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो मुझे छोड़ देना, पर इन बच्चों पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखना। प्रॉमिस? प्रॉमिस, उन्होंने कहा और मुझे अपने बाहों में भर लिया। तो ये थी कहानी दोस्तों। इसी तरह की और भी रोचक, अनूठी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।